गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 11th क्लास की शारीरिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 9 मनोविज्ञान एवं खेल करवाने जा रही हूं, जिसमें मैं आपको मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, किशोरावस्था और किशोरावस्था में होने वाली समस्या और उनका निदान के बारे में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो अंत तक देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। मनोविज्ञान मानव स्वभाव और उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसी प्रकार खेल मनोविज्ञान जो होता है, खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के तथ्यों को सीखने, सिद्धांतों को और प्रदर्शन और खेलकूद के मानवीय व्यवहारों के संबंध में लागू किया जाता है कि यथार्थ खेलते समय व्यक्ति को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, प्रदर्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो खेल मनोविज्ञान कहलाता है। खेल मनोविज्ञान का क्या महत्व है? खेल मनोविज्ञान का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे व्यवहार को समझने में आसानी होती है, अपने कौशलों को सुधारने में आसानी होती है, भावनाओं नियंत्रण रखा जा सकता है और गामक कौशलों को सीखने में मदद मिलती है। खेल मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक रूप से खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करता है, ताकि उसके अंदर अगर किसी प्रकार का भय या हार की जो भावना होती है उसको दूर किया जाता है और उसको प्रेरित किया जाता है कि वो अपना प्रदर्शन अच्छा से अच्छा कर सके। अब मैं बताऊंगी कि विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि खेल मनोविज्ञान में का क्या महत्व है। प्रदर्शन में सुधार। खेल मनोविज्ञान एथलीटों या खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उनके आत्मविश्वास में सुधार में सहायता करता है। खेल मनोविज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीकों से उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, उनके प्रदर्शन और व्यक्तिगत सुधार लाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2, प्रेरणा और प्रतिक्रिया। उचित प्रेरणा और प्रतिक्रिया से खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन अच्छा करने में सहायता मिलती है। यह खिलाड़ियों को परामर्श देती है, उनके प्रदर्शन में किस प्रकार सुधार हो सकता है, यह खेल मनोविज्ञान द्वारा निर्देशित किया जाता है। नंबर 3, अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक होता है। ये खेल मनोविज्ञान प्रशिक्षकों को अच्छे खिलाड़ियों को चुनाव करने में मदद करते हैं। इस ज्ञान के द्वारा उन्हें खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में आसानी मिलती है, साथ ही उन्हें अच्छे तरीके से वो प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। वृद्धि का अर्थ है आकार, भार, लंबाई, जो उसमें बढ़ोतरी होती है उसे वृद्धि कहते हैं। और विकास का अर्थ होता है शरीर में गुणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में जो प्रगति आती है उसे विकास कहा जाता है। विकास और वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे शैशव अवस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, बचपन 9 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और वयस्कता 18 वर्ष से बाद की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि जो है परिणात्मक है और जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन विकास परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। वृद्धि के अंतर्गत शरीर के अंग, मस्तिष्क, वजन, लंबाई, आकार, आकृति आते हैं, उनका बढ़ता है। और विकास में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक तथा भावनात्मक परिवर्तन भी समाहित है। वृद्धि को देखा और महसूस किया जा सकता है और विकास केवल परिपक्व व्यवहार के द्वारा मापा जा सकता है। ये अदृश्य होता है, यानी वृद्धि सदृश्य है और ये अदृश्य है। नंबर 4, वृद्धि के साथ साथ ये आवश्यक नहीं है कि विकास भी हो, लेकिन विकास बिना वृद्धि के भी संभव हो सकता है। तो ये था वृद्धि और विकास में अंतर। इसके बाद मैं अब बताऊंगी किशोरावस्था की समस्या और उनका प्रबंधन। किशोरावस्था किसे कहते हैं? वह अवस्था जिसमें मनुष्य बालक अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है, वह किशोरावस्था कहलाती है। किशोर अवस्था की क्या क्या समस्याएं होती है? नंबर 1, शारीरिक समस्याएं। नंबर 2, स्थिरता और सामंजस्य की समस्या। नंबर 3, आक्रामक व्यवहार की समस्या। नंबर 4, दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण की समस्या। नंबर 5, स्वावलंबन की समस्या। अब इसके बाद किशोरावस्था की जो समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन बताऊंगी किस प्रकार से। नंबर 1, आक्रामक व्यवहार की समस्या। इस अवस्था में किशोर आक्रामक व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, बातों में आक्रामक व्यवहार करते हैं, जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब कोई कार्य करने को कहा जाए तो साफ काम करने से इनकार कर देते हैं। इसके साथ साथ नायक बनने की भी कोशिश, अर्थात हीरो बनने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, सामंजस्य और स्थिरता में कमी। किशोरों की स्थिति कम होती है, स्थिरता कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप सामंजस्य करने की शक्ति नहीं होती उनमें। वे उनका व्यवहार स्थिर नहीं रहता। जीवन में आने वाली कोई भी समस्या आती है तो उससे समझौता करना ही नहीं चाहते। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपने परिवार के साथ भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। इससे परिवार में एक बहुत अजीब सा वातावरण बन जाता है। वे अपने परिवार में ही एक स्वतंत्र वातावरण की उम्मीद रखते हैं।
नंबर 3, महत्व की अनुभूति। किशोर स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन माता पिता उसे गंभीरता से नहीं लेते। वह किशोर की भावनाओं को समझने के विफल रहते। यही कारण है कि वो सोचते हैं कि हमारा तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है परिवार। नंबर 4, कैरियर के चयन के। किशोर के लिए कैरियर का चयन माता पिता द्वारा किया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं। और वो सोचते हैं कि जो उनके माता पिता ही अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, अपने फैसलों का चुनाव अपने बच्चों को नहीं करने देते। इससे क्या होता है कि किशोरों में के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जा सकता है। नंबर 5, शारीरिक समस्याएं। लड़के और लड़कियों में उन्हें बाहरी और आंतरिक परिवर्तन के कारण और कई बार अनावश्यक चिंता भी हो जाती है। किशोरावस्था से होने वाली समस्याओं के प्रबंधन विचार। कैसे उन किशोरों को अपनी समस्याओं के समाधान कैसा करना चाहिए, अर्थात किशोरों की समस्याओं के समाधान के क्या उपाय हैं। नंबर 1, उनके साथ सहानुभूति और स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को किशोरों के बदलते व्यवहार के कारण चिंतित होने के बजाय उनके साथ मिलजुल कर फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार करना चाहिए। यह व्यवहार शारीरिक परिवर्तन के कारण हुए तनाव कोप की वजह से भी होता है। नंबर 2, घर और विद्यालय का स्वस्थ वातावरण। अगर घर और विद्यालय का वातावरण स्वस्थ नहीं होगा तो किशोर अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। वो गलत आदतों का शिकार बनने लग जाएंगे, जुआ नशा खेलने करने लग जाएंगे। किशोरों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए घर और विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए। किशोरों को विभिन्न प्रकार के मनोरंजन क्रियाओं जैसे नृत्य, योग और एरोबिक का जिम का भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद है नैतिक और एवं धार्मिक शिक्षा। घर पर माता पिता और बुजुर्गों द्वारा किशोरों को नैतिक धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनके व्यवहार संबंधी समस्या का निदान हो सके। और नंबर 4, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो माता पिता या शिक्षकों को उनके साथ अच्छा फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह स्वतंत्रता के साथ साथ अपनी समस्याएं भी बता सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो।